17 साल के वेदांत ने 12वीं की परीक्षा दी। सीबीएसई ने परीक्षा ली। वेदांत को लगा कि एक पेपर में रिजल्ट सही नहीं आया है। उन्होंने दोबारा पेपर जांचने की मांग की। सीबीएसई को पत्र लिखा, सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके भी डाला कि मेरे साथ ये हुआ है। वेदांत ने ऐसा किया। उसके बाद लोगों ने उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ ने सपोर्ट किया, लेकिन बड़ी आबादी ऐसी थी जिसने ट्रोल किया। और ट्रोल्स वैसे तो उनके चेहरे नहीं होते, लेकिन एक नाम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। डीडी न्यूज के एंकर हैं अशोक श्रीवास्तव। अशोक श्रीवास्तव ने वेदांत को, 17 साल के बच्चे को सवाल उठाने की वजह से पाकिस्तानी बता दी। ये वही अशोक श्रीवास्तव है जो जनता के पैसे से चलने वाले डीडी न्यूज से सैलरी पाते हैं, देश दुनिया की बात बताने का दावा करते हैं, खुद को पत्रकार बताते हैं। लेकिन एक 17 साल के बच्चे पर सवाल उठाने से पहले उन्होंने ये जांचना जरूरी नहीं समझा कि उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल में साउथ एशिया क्यों लिखा आ रहा है। आम सी बात है। सवाल यह है कि अगर कोई सीबीएसई पे सवाल उठाएगा उसे आप पाकिस्तानी कह देंगे, कोई नीट की परीक्षा रद्द होने पर सवाल उठाएगा उसे आप बांग्लादेशी बता देंगे, कोई सरकार से सवाल पूछेगा तो उसे आप नेपाली बता देंगे और कहेंगे कि आप देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाना चाहते हैं। ये कब तक और कितना चलेगा? तो आज हम और उपेंद्र हैं, बहुत नाराजगी है, लेकिन कैमरे के सामने बात करने की अपनी मर्यादा है। उस मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए हम आपको बताएंगे कि 17 साल के बच्चे के साथ क्या हुआ। और अब जब सीबीएसई ने मान लिया है कि वेदांत सही था, वेदांत ने जो कुछ कहा वो सही था, तो ये सारे लोग जो उसको ट्रोल कर रहे थे, उसको पाकिस्तानी बता रहे थे, ये क्या करेंगे? या क्या ये चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे? वैसे गर्मी बहुत ज्यादा है, दिल्ली में पानी भी आसानी से नहीं मिलेगा। साथ ही हमारे उपेंद्र है। उपेंद्र, ये जो एक सिलसिला चल पड़ा है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। जो मैंने बताया, आपने सवाल उठाया, आपको तुरंत एक दर्जा दे दिया जाएगा। ये कहां जाकर के रुकेगा? ये हम लोग पिछले 5 साल से ये बातें विकास कर रहे हैं इसी न्यूज रूम में। अलग अलग हिस्सों में भले हम लोग रहे काम किया हो हम लोगों ने, लेकिन ये बात हम लोग ये कहते आए हैं कि आखिर अगर कोई सवाल सरकार से करे तो वो देशद्रोही कैसे हो जाता है। आप सोचिए कि जिस न्यूज़ एंकर के बारे में बात कर रहे थे उनका इतिहास क्या है। आप देखिए, पहले आप हमारे और आपके पैसे से वो वहाँ सैलरी पा रहे हैं, आम जनता के पैसे से सैलरी पा रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। आप सोचिए कि एक लड़का पीड़ित है, अपनी पीड़ा बता रहा है कि मैंने इतना मेहनत किया, मैंने अपनी ज़िंदगी के 12वीं पास है, 12वीं में है तो 14-15 साल का, 15 साल का लड़का, 17 साल का लड़का, 16-17 साल का लड़का, उसने अपनी जिंदगी के 17 साल लगाए हैं इस आस में कि उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। आप सोचिए कि एक धड़ल्ले में आप उसके फ्यूचर को, उसके कॉन्फिडेंस को, आप सोचिए दुनिया में सबसे बड़ा चीज कोई होता है कॉन्फिडेंस, आपने उसके कॉन्फिडेंस को मार दिया। कॉन्फिडेंस मारा, उसके बाद से एक ट्रोल आर्मी आई जिसको ट्रॉमा में डाल दिया, जिसको कहा कि तुम पाकिस्तानी हो। आप सोचिए कि उसमें आप ट्विटर ऑटोमेटिक खोलेंगे, हम लोग आम सी बात है, हम दोनों बनाते हैं। हाँ। चूंकि ये ग्लोबलाइजेशन है और चूंकि ये कंपनी इंडियन है नहीं, अमेरिकन कंपनी है ट्विटर, तो उसने, जैसे हम साउथ एशिया में हैं तो साउथ एशिया ऑटोमेटिक लिख के आता है, तो साउथ एशिया में उनको ये भी जानकारी नहीं है कि सिर्फ साउथ एशिया में पाकिस्तान नहीं है, साउथ एशिया में भारत भी है। मैं तो ये एक लाइन इस पे बात करके अशोक श्रीवास्तव पे ज्यादा बात नहीं करेंगे, मुझे लगता है उनको ज्यादा फुटेज देने की जरूरत है। लेकिन मैं ये मांग कर रहा हूं कि पीआईबी हर चीज का फैक्ट चेक करती है। कोई पत्रकार कोई खबर करता है, तुरंत उसका फैक्ट चेक आ जाता है, पीआईबी लेबल लगा देती है फेक न्यूज। पीआईबी के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, आपने डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव के ट्वीट का फैक्ट चेक किया क्या, और क्यों नहीं किया? और अगर किया तो उन पे क्या कार्रवाई होगी? क्या एक व्यक्ति जो डीडी न्यूज पे बैठता है, जिसकी जिम्मेदारी है गांव देहात के दूर दराज में जो लोग हैं उनको सही जानकारी देना, मतलब डीडी न्यूज की बड़ी जिम्मेदारी है, बाकी किसी प्राइवेट चैनल की तुलना में ज्यादा। बिल्कुल, अगर उसका एंकर इस तरह की बात कर रहा है बिना जांचे परखे, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? आप हम ट्वीट आज कर देंगे, गलत ट्वीट, बिल्कुल, कल दूसरे दिन एफआईआर हो जाएगी। हम नहीं करेंगे, हमें वो जल्दीबाजी नहीं है। कि अगर हम लोग कर दें तो दूसरे दिन एफआईआर हो जाएगी। आम जनता के साथ एफआईआर हुई है। बिल्कुल, तो ये सवाल है कि भाई आप एक जिम्मेदारी पद पे बैठे हैं, आप हमारे और आपके जो आम नागरिक हैं उनके पैसों से हैं, तो आप इस प्रकार का प्रोपेगेंडा न फैलाएं। और फैलाएं तो आप पे कार्रवाई हो। दूसरी बात, जो आप देखिए कि कितना मनोबल डाउन किया गया
उसके बाद से उनके भाई ने पीटीआई से बात की है। लगातार सफाई दे रहा है लड़का। नहीं, वो कहे कि आप सोचिए कि जब हमारा भाई ट्विटर वोटर नहीं चलाता है, लेकिन जब वो ये देखा कि भाई हमारा फिजिक्स में कम नंबर आया, तो उसने कहा कि भाई हम री एवेल्युएशन कराते हैं सीबीएसई से, हम लोग भी स्क्रूटनी का, जिसको हम लोग स्क्रूटनी बोलते हैं गांव में, अब सीबीएसई री एवेल्युएशन करता है। ये दिक्कत थी कि उसके आंसर शीट किसी और से एक्सचेंज कर दी गई थी और हमें जो नंबर मिले थे वो किसी दूसरे के आंसर शीट के बेसिस पर दिए गए थे। अच्छा, तो उसके बाद आपने शिकायत कराई थी? हाँ, वो हमने शिकायत सीबीएसई को भी मेल करा था, एक वीडियो भी बनाया था और हमने एक न्यूज़ चैनल को भी इंटरव्यू दिया था एंड ट्वीट भी करा था। तो अब क्या आया आया क्या? हाँ, जब इस मामले को बहुत पब्लिक अटेंशन मिला तो सीबीएसई ने हमें रीच आउट करा और हमें सही आंसर शीट भेज दी गई है। उसमें वेदांत के नंबर पहले 65 थे, अब वो 74 हो गए हैं। उसको आगे हम रिवैल्यूएशन के डालेंगे, बिकॉज हमने देखा है कुछ जगह पर जहाँ उसे नंबर दिए जाने चाहिए थे, कुछ क्वेश्चंस में 0 नंबर दिए गए हैं, जबकि उसने पूरा आंसर लिखा है। तो उसके लिए हम रिवैल्यूएशन के लिए जाएंगे। क्या मानते हैं कि सीबीएसई ने आपकी गलती की काफी बच्चों में दिक्कतें आई हैं और नंबर कम आए हैं? हाँ जी, वेदांत का केस खुलने के बाद और भी बच्चे सामने आए, संजना जैसे और भी बाकी बच्चे, और उनको भी अब मैंने देखा कि सीबीएसई रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि और बच्चों के लिए भी एक फॉर्मल पोर्टल जो है वो स्थापित करा जाए, जहाँ से वो इस तरह की परेशानियों को सीधे सीबीएसई को बता सके और उन्हें हमारी तरह पब्लिक सपोर्ट और इन सब ट्रोलिंग का सामना ना करना पड़े, अपना जेन्युइन इशू बताने के लिए। तो री एवेल्युएशन कराने के लिए उसने अर्जी डाली, तो उधर से उनकी कॉपी है। उन्होंने कहा कि तो हमारी हैंड राइटिंग ही नहीं है, ये तो हमारा ही नहीं है, हम तो क्या लिखे। उसके बाद से सीबीएसई ने एक्सेप्ट किया कि गलती से हो गया। आप सोचिए, आप गलती नहीं कर रहे हो, ये पाप कर रहे हो। सिर्फ एक बच्चे के साथ होता तो चलो हम मान लेते कि गलती कर लिया, उसके बाद से बाढ़ सी आ गई ट्विटर पे ये बताने वाले कि हमने रीएवैल्यूएशन के लिए कॉपी मांगा, हमारी कॉपी है ही नहीं है। हमारे एडवोकेट हैं, वो अपनी बेटी के लिए कह रहे हैं कि वो रो रहे हैं। आप सोचिए कि वो बता रहे हैं कि बताइए हम कितने मेंटल ट्रॉमा से हैं कि हमने अपने बेटे और बेटों के भविष्य के लिए हम कर रहे हैं, आज ये स्थिति हो रही है। मैं पूछ रहा हूं कि कौन ऐसा अधिकारी है, आप बताइए, कि जो जितने मंत्री हैं, जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, एक पार्षद बन जा रहा है, उसका बेटा विदेश पढ़ रहा है। बिल्कुल, आपने एजुकेशन सिस्टम को एकदम चौपट बना दिया है। और ये मैं एक चीज आपको यहाँ पे रोकूंगा। एक एडवोकेट और हैं, एडवोकेट विनीत जिंदल, हाँ। ये मुझे सोशल मीडिया पे मिले हैं। ये कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है जब सीबीएसई की लापरवाही के कारण किसी छात्र की वास्तविक उत्तर पुस्तिका गायब हुई है। वर्ष 2018 में भी मैंने कक्षा 12 के एक छात्र के लिए इसी प्रकार के मामले की पैरवी की थी। अब सवाल ये उठता है कि 2018 में भी सीबीएसई से ये गलती होती है, 2026 में भी ये गलती होती है, तो ये सीबीएसई में जो लोग बैठे हैं वो अपने आलीशान दफ्तर में बैठ के क्या एसी का आनंद लेने के एक बैठक में मैं गया था सीबीएसई के, वहाँ टेबल पे काजू रखी रहती है, तो ये काजू खाते हैं, एसी में बैठते हैं या कुछ काम भी करते हैं? मतलब 2018 में भी ये गलती कर रहे हैं, ये अभी भी गलती कर रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? आप सोचिए कितना माफी मांगोगे यार, माफी भी नहीं मांग रहे यार। अब हम कह रहे हैं कि कितना बोलोगे, अब तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नीट लीक हो रहा है, एसएससी जीडी आज पेपर लीक हो गया, उत्तर प्रदेश में रद्द हो गया, हो रहा है, तोड़फोड़, लड़के तोड़फोड़ कर रहे हैं। अभी देखिए कि एक परीक्षा जो इनको करवानी थी ये एनटीए वालों को ही, CUET UG का, उसका रद्द कर दिया आपने। आखिर समय में आकर के आपने डेट बदल दिया, कहा कि बकरीद आ गया। बकरीद पहली बार आ गई क्या? ये आप सोचिए, छोटी छोटी एक यूपी में अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है इंजीनियरिंग की, उसका पेपर लीक हो गया। यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो गया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर एग्जाम नहीं हो पा रहा है, एग्जाम टल गया उसका। हम कह रहे हैं कि आपने एजुकेशन सिस्टम को चौपट बना दिया है। यही व्यवस्था थी जो सबसे पहले हमला 2015 में हुआ जेएनयू पे। बिल्कुल, आप तो जेएनयू से बहुत एसोसिएट है, बहुत करीब से हैं। बिल्कुल। आप सोचिए कि क्या क्या जेएनयू को पाकिस्तानी, देशद्रोही, हमारे आपके पैसे पे पलते हैं। बीजेपी के कुछ नेता थे, वो कॉन्डम गिन रहे थे जेएनयू के झाड़ियों में। उन्हीं के वहीं से पढ़े मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमण हो, जयशंकर हो, सारे वहीं से पढ़े लिखे हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है, जो अहम सवाल है वो हम ये कि ये जो संस्थाएं हैं, चाहे वो एनटीए हो, वो सीबीएसई हो या एसएससी हो, जिन पर जिम्मेदारी है बच्चों की परीक्षा साफ सुथरे ढंग से करवा कर उनके भविष्य को मजबूत बनाने की, वो इस तरीके से कर रही है। अब आज के अखबारों में ये जानकारी है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, नीट का जो पेपर लीक हुआ उसमें कुछ वकीलों ने डाला कि भाई इसको भंग करिए एनटीए को और दूसरी संस्था बनाइए। हाँ, तो अब उसमें definitely। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई 2024 में जो कमेटी बनी थी उसकी सिफारिश आपने क्यों नहीं मानी? वही उस दिन हम बात करते हैं के राधाकृष्णन की जो कमेटी बनी थी, ये बार बार दोहरा रहे थे धर्मेंद्र प्रधान कि हमने उसको फॉलो किया। हम बताए कि आपने 50% भी फॉलो नहीं किया। उसमें तो सबसे पहली बात यही है कि जिस प्रेस में छपाई होती है वो निजी नहीं होना चाहिए, और अभी भी निजी में हो रहा है। हम वही कहे कि उसने क्या क्या दिया था, प्रस्ताव दिया था, आपने उसका 50% भी नहीं माना है। आप उसने कहा कि भाई कस्टमाइज करिए, उसने कहा कि सीबीडीटी पे करिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम लीजिए, आपने वो नहीं किया। उसने कहा कि भाई इसको अगर पेपर पे ही आपको लेना है तो आप डिजिटल पेपर बनाइए और जिस सेंटर पे एग्जाम हो रहा है उसको उस सेंटर पे डिजिटल कॉपी भेजिए, वहीं प्रेस होगा, ताकि ये ट्रांसपोर्टेशन का ये जो बीच में बिचौलिए हैं ये ना हो पाए। बिल्कुल, मुझे तो लगता है आपने कि कुछ नहीं किया। बताइए। आपने सिस्टम को विकास एजुकेशन भारत के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। आप सोचिए कि मुस्कुराते और चमचमाते हुए जब सांसद अपने बेटियों का विदेश से और बेटों का फोटो भेजते हैं कि हमारी बेटी ग्रेजुएशन कर गई, आप सोचिए क्या पीड़ा हो रही होगी देश में पढ़ रहे हैं हमारे आपके बच्चे। और मुझे लगता है कि एक मतलब उम्मीद जो होती है ना, अब इसी की देन है कांग्रेस जनता पार्टी, वही गुस्से की देन है। मैं वहीं आ रहा था कि एक उम्मीद जो लड़कों की है, युवा लोगों की है, लड़के लड़कियों को, वो टूट रही है। और इस उम्मीद के टूटने की वजह से जब नाराजगी पनपती है, वो सोशल मीडिया पर दिखता है, वो नाराजगी सोशल मीडिया पर दिखती है, एक संस्था बन जाती है जिसका नाम कांग्रेस जनता पार्टी पड़ जाता है, तो सरकार उस पर टूट पड़ती है। उसकी वेबसाइट, उसके सोशल मीडिया बंद करवा दिए जाते हैं। जानकारी ये है कि अभिजीत मेरे ख्याल से हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन लेकर के प्रधानमंत्री मोदी को आपने इतने दिनों में सुना है, नीट पेपर लीक हुआ, आज जीडीएसएससी का पेपर लीक हो गया, ये सीबीएसई का इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी को एक भी शब्द बोलते हुए? परीक्षा पे हर साल चर्चा करते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगता है अधिकारियों से चर्चा करनी चाहिए उनको। आप परीक्षा पे चर्चा करते हो, ये दिखावा है। आप सोचिए कि आपको आके बोलना चाहिए ना, आपके मिनिस्टर हैं, आप इस्तीफा मांगिए ना भाई, आपके दया पे मिनिस्टर हैं वो, आप प्रधानमंत्री हैं, आप चाहेंगे कि किसको मिनिस्टर बनाए, आप चाहें, इसका मतलब कि आपकी सहमति है। नहीं, इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि परीक्षा पर चर्चा जैसा कार्यक्रम अच्छा है, और उस पर जो करोड़ों का बजट खर्च होता है, उस करोड़ों के बजट पे, उस करोड़ों के बजट को सरकार को खर्च करना चाहिए इन अधिकारियों की ट्रेनिंग पर। अगर इनको ट्रेनिंग नहीं है कि परीक्षा कैसे करवानी है, वो सरकार को वो बजट परीक्षा पे चर्चा पे जो खर्च करती आ रही है सालों से, वो खर्च करना चाहिए व्यवस्था बनाने पे। छात्रों के अंदर जो निराशा भर रही है, वो बार बार ऐसे पेपर लीक होने से और इस तरह की गलती जो वेदांत के साथ हुई, उस तरह की गलतियों से उनमें ज्यादा निराशा भर रही है। तो प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करेंगे हम लोग लोकमत के मन से कि वो जो पैसा परीक्षा पर चर्चा पे खर्च कर रही है सरकार, उसको सही जगह पे खर्च करे। आखिर में उपेंद्र, मैं एक सवाल पूछता हूँ, फिर वीडियो को खत्म करेंगे। मान लीजिए कि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, आप नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे होते, 2 साल से आप तैयारी कर रहे होते, एकदम ईमानदारी से छात्र के तौर पे अपने आप को सोचिएगा, आपने जी तोड़ मेहनत की है, आप कहीं नहीं गए 2 साल में, परिवार के किसी समारोह में, किसी कार्यक्रम में नहीं, पेपर लीक हो गया, आप परीक्षा देकर गए, पेपर लीक हो गया, सोचिए क्या स्थिति होगी? डिप्रेशन में। मैं अपना उदाहरण बताता हूँ। 2015 में हम यूपी पीसीएस का एग्जाम दिए, 2015 में, ठीक है। यूपी पीसीएस का जब हमने एग्जाम दिया तो 2015 में उसका हेल्ड हो गया, मतलब रोक दिया गया एग्जाम का, अपना जो आता है उसको रोक दिया गया कि भाई इसका अभी जारी नहीं करेंगे। वो आया 2017 में, 18 में उसका रिजल्ट, 2015 का यूपीएससी एग्जाम का 2017 में। जब रिजल्ट नहीं आया तो हमको निराशा हुई कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों। हम उस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। 2015 में आया तो 2015 में जब हमने पेपर दिया तो पता चला कि तो हेल्ड हो गया, रिजल्ट ही नहीं आएगा। बहुत सारे, कोई कह रहा है कि पेपर लीक हो गया है, कोई कह रहा है कि कुछ हो गया, कोई कह रहा है कुछ हो गया। निराशा हाथ लगी। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने कहा कि तो फिर बहुत मुश्किल है अगर ऐसा होता रहा। फिर हमने उसी समय ये तय किया कि हम पत्रकारिता करेंगे ताकि हम आवाज़ उठा सकें। मैं एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहता हूं कि कुछ युवा पत्रकार ऐसे बन जाते हैं और फिर वो सवाल उठाते हैं, फिर वो घेरने की कोशिश करते हैं। पूरे हम एक्सीडेंटल हैं, एक्सीडेंटल पत्रकार हैं हम। ऐसे नहीं है कि हम बहुत पहले से हमको कुछ भी नहीं पता था कि पत्रकार कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं।
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम जब ये पता चला कि भाई ठीक है पत्रकार, उसके बाद क्योंकि अब आदमी को थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि समाज में जब आता है तो अंदर पता चलता है निराशा, कि गुस्सा भी आता है कि भाई पत्रकार हैं, आवाज़ उठाते हैं, ये बातचीत होती है, तो उस समय थोड़ा इवेल्यूशन हो जाता है खुद का। तो हम पत्रकारिता का कोर्स आया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, हमने पीजी डिप्लोमा के लिए भर दिया, पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप किए थे टेस्ट में हम। उसके बाद हमने एडमिशन लिया, परीक्षा की, परीक्षा पास किए, और उसके बाद से तुरंत हमने ईटीवी न्यूज़ नेटवर्क नया नया खुल रहा था अभी एकदम, ईटीवी भारत, ईटीवी भारत के लिए तो अलग अलग सेंटरों पे परीक्षा उसकी आयोजित हो रही, तो हमने ऐसे ही आया था तो हमने भर दिया उसका। हमारा एग्जाम हुआ जयपुर में। आप सोचिए कि इलाहाबाद से हम जयपुर गए एग्जाम देने, पत्रकार बनने के लिए, ठीक है। वहाँ हम एग्जाम दिए, एग्जाम देने के बाद से फिर हमारा वहाँ वहाँ सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होकर हम गए। तो आप सोचिए कि मेरे अंदर कितनी निराशा हुई। और सोचिए 2018 में जब इसका रिजल्ट आया तो मैं नौकरी कर रहा था हैदराबाद। तो उसमें आप पास हो गए? हाँ, वही बता रहा हूँ, मेरे पास है, अभी आपको दिखा देंगे, हमारे पास है। तो हम उसमें पास हो गए, क्लियर हो गए। हम कब देखे? मेंस का हमारा 21 जून को हमारा मेंस होना था, ठीक। हम देखे नवंबर में कि हमारा मेल भी आया है। मेंस निकल गया, ये आपने बाद में देखा? हाँ, 3-4 महीने बाद, क्योंकि दिमाग से निकल गया ना। अब तो उधर है ही नहीं ना क्षेत्र, हमारा क्षेत्र ही चेंज हो गया। जब हम अचानक हम मेल के लिए किसी नौकरी में वैकेंसी के लिए हम सोचे कि मेल करें, तो हम ऐसे ही देख रहे थे क्या है, तो देखे कि तो हम पास हो गए। प्री मेंस हमारा आया है, बनारस में हमारा एग्जाम है सेंटर में। हाँ, सेंटर में एग्जाम था। आप सोचिए, तो ऐसी अब युवा इतने निराश। आप सोचिए कि जो नीट के कितने लोगों ने फांसी लगा ली। हम सोचते हैं कि इस बार बहुत मेहनत करके गए हैं और पेपर लीक हो जाए, क्या बीतेगी आपके दिमाग पे, आप ये सोचिए। ठीक बात है। तो ये जैसा कि उपेंद्र ने बताया, कई बार निराशा की वजह से भी युवा पत्रकारिता में आ जाते हैं, खासतौर पे अपने अधिकारियों से और सुप्रीम कोर्ट के जजों से। ये मैं बताना चाहता हूँ, ये भी एक एंगल है पत्रकार बनने का। आखिर में चूंकि उपेंद्र ने बात की कि नीट की परीक्षा की वजह से कई लोग निराश हो जा रहे हैं और वो सुसाइड करने का रास्ता अपना रहे हैं, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आपके मन में निराशा है, बात करिए अपने आस पड़ोस के लोगों से, जिम्मेदार लोगों से बात करिए, सलाह लीजिए। मुश्किल है, लेकिन उस मुश्किल की वजह से एक दूसरी मुश्किल की तरफ कदम बढ़ाना कोई रास्ता नहीं हो सकता है। अपना बहुत ध्यान रखिए, लोकमत हिंदी देखते रहिए और हमारा ये खास शो न्यूज़ रूम टॉक तो ज़रूरी देखिए। आपके कमेंट आएंगे, मुझे उम्मीद है हम दोनों मिलकर के आपके कमेंट पढ़ेंगे कि आप किस तरह की परेशानियों से निकल करके कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, और आपके जीवन में जैसे उपेंद्र ने बताया वैसी कोई कहानी हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में रखिए। हम लोग कोशिश करेंगे बिल्कुल अगले शो से कि जो कमेंट्स आते हैं उसमें से कुछ कमेंट्स भी हम लोग शामिल करेंगे, पिछले वीडियो से, है ना, पिछले वीडियो से हम लोग कुछ कमेंट भी शामिल करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो अपनी कहानियां भी लिखिए, इस तरीके से आप अपनी भी आवाज हमारे मंच का इस्तेमाल करके उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।